हेलो स्टूडेंट्स, आ चुका हूँ रैट ट्रैप के अगले पार्ट के साथ और उम्मीद करता हूँ इसका पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और उसे आपने एकदम दिमाग में बिठा भी लिया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि जितना भी लेसन मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ वो सारी आप दिमाग में अपने इमेजिन करते हुए चलिए। और इमेजिन करते हुए चलेंगे तो पूरा लेसन आपके दिमाग में एकदम पूरा वर्ड बाय वर्ड बैठता चला जाएगा। तो अब अगले पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा जो मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो उनको मैं इस लेसन का जितना भी पार्ट में पढ़ा चुका हूं उसका एक क्विक रिव्यू दे देता हूं, जिससे कि इस लेसन को आगे समझने में उनके लिए बहुत आसानी हो। तो अब चलते हैं इसके क्विक रिव्यू की तरफ। देखते तो इस लेसन में एक पैडलर होता है जो कि रैट ट्रैप यानी चूहेदानियां बनाकर बेचा करता है। चूहेदानियां वो तार की बनाया करता है, तो तार की चूहेदानियां बनाने के साथ साथ वो उसके जो जीविका है वो जीविका उसकी चूहेदानी बेचकर पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए वो छोटी मोटी चोरियां किया करता है या फिर भीख मांगा करता है। किनारे वो अक्सर घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये संसार तो पूरा एक चूहेदानी है और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ के धन ऐश्वर्य या फिर आराम या सुख सुविधाओं का लालच पाकर चूहेदानी में जाके फंस जाते हैं। धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं ये सारी चीजें जो है चूहेदानी में लगने वाले बेट्स की तरह है। बेट्स मतलब चारे की तरह है कि ये सारी चीजें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और फिर वो जब जैसे ही उस चीज को छूते हैं वो संसार रूपी चूहेदानी में जाकर फंस जाते हैं। और ये सोचकर वो बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि संसार में लोग उसे मतलब उसके आसपास के लोग उसे कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। कभी कहीं भी जाता था उसे डांटते थे, उसके ऊपर चिल्लाते थे। तो इस तरीके से सोचकर उसे बहुत खुशी मिलती थी कि मैं लोगों के बारे में बुरा सोच रहा हूं। और ऐसे ही करते करते एक दिन वो घूमते घूमते एक बूढ़े की झोपड़ी के पास चला जाता है। बूढ़ा जो है क्रॉफ्टर होता है, जो रामजोस आयरन मिल का होता है, वो उसका स्वागत करता है, उसे खाने के लिए देता है, उसे तंबाकू पीने के लिए देता है, उसके साथ कार्ड खेलता है, ये सारी चीजें करता है। और बात बात में बता देता है कि उसकी जीविका का साधन अब एक गाय है और गाय का दूध बेचकर उसे पिछले महीने में 30 क्रोनर की कमाई हुई थी। तो उस 30 क्रोनर को वो निकाल के दिखाता भी कहाँ पे रखा हुआ है, यानी आसानी से वो चीज अपनी जितने भी सीक्रेट होते हैं उसे बता देता है। अगली सुबह होती है, जो क्रॉफ्टर होता है यानी जो कि कृषक होता है वो चला जाता है अपनी गाय को दूहने के लिए और ये जो उसके सामने जो पैडलर होता है जो चूहेदानी बेचता है ये उसी के सामने वापस चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लौट के आता है, उसके 30 क्रोनर को चुरा लेता है और चुरा कर वो जंगल में भाग जाता है। जंगल में जब भागता है तो उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता है। अंत में वो थक हार कर ये सोचता है कि जिसके बारे में मतलब लोगों के बारे में सोचा था कि संसार एक चूहेदानी है, वही चीज उस पर भी अप्लाई हो गई और वो पैसे के लालच में पड़कर उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका है। अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। थक हार कर वो जमीन पर लेट जाता है। जमीन पर लेटने के साथ साथ उसे अचानक से जमीन कुछ ठप ठप की ठोंकने की ध्वनि सुनाई देती है और वो सोचता है कहीं लोग पास में निश्चित ही हैं। अब वो वहां पर किसी तरह गिरता पड़ता हुआ पहुंचता, वो रामजोस आयरन वर्क्स होता है जहां का पहले पूर्व कर्मचारी वो क्रॉफ्टर रहता है। अब वहां पर जाता है, वो रात रुकने के लिए समय मांगता है क्योंकि बाहर दिसंबर का महीना था, दिसंबर का लास्ट चल रहा था, तो उम्मीद कर सकते हैं कितनी ठंडी रही होगी। तो उस ठंड से बचने के लिए वो वहां पे आयरन वर्क्स में उसकी फोर्ज के पास जो भट्टी के पास जाता है और वहां के जो मेन जो लोहार होते हैं हेड ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। वो उसे परमिशन दे देता है। वो वहां पे रुकता है और वहां पे लेट जाता है, सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है उस आयरन वर्क्स यानी उस फैक्ट्री का मालिक वहां पे आ जाता है। तो क्या मालिक उसे पहचान लेगा कि इसी ने उसके कर्मचारी का पैसा चुराया था, या मालिक उसे वहां से सोने नहीं देगा, निकाल के बाहर कर देगा? ठंडी में उसका क्या होगा? ये सारी चीजें आज हम इस लेसन में जानेंगे। तो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेसन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाती है। तो आज भी मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाके एक लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं उस रैट ट्रैप सेलर के साथ उस रामजोस आयरन वर्क के जो मालिक थे उन्होंने क्या व्यवहार किया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnaces that steam rose from his wet rags. मतलब नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से द फर्स्ट थिंग पहली चीज उसने देखी, ही saw उसने जो पहली चीज देखी was the tall ragamuffin. ragamuffin का मतलब जो घुमक्कड़ जो पैडलर होता है या वैगाबाउंड जो अभी तक आपने पढ़ा था उसको रगामाफिन ये नया वर्ड यहाँ पे है, इसे आप ध्यान रखिए। इसे घुमक्कड़ कहते हैं, घुमक्कड़। तो एक लंबा सा घुमक्कड़ व्यक्ति हु हैड ईज्ड,
हिज वे सो क्लोज द फर्नेसेस, वो जो भट्टी के इतना नजदीक चला गया था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेड क्लोथ्स, कि उसके फटे चीथड़े कपड़ों से भाप उड़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि जब वो फैक्ट्री आ रहा था तो फैक्ट्री में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि फैक्ट्री के पास एक झरना था, झरने से जो पानी गिरता था तो उस पानी की इतनी तेज गिरता था कि उससे उठने वाली फुहारें थी वो हवा के साथ बरसात का रूप ले लेती थी। तो जब वो फैक्ट्री की तरफ आ रहा था तो निश्चित ही उस जो फुहारों के बीच में वो भीग सा गया था, और बाहर दिसंबर का महीना था, कोहरा भी ज्यादा पड़ता, इसलिए उसके कपड़े भीग से गए थे। और जब वो भट्टी के ज्यादा पास चला गया तो उसके जो भीगे हुए कपड़ों से जो पानी जो है भाप बन के उड़ने लगा, तो उसके कपड़े चीथड़े से स्टीम उड़ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, मतलब उस आयरन मास्टर ने जो लोहार थे उन सबका अनुसरण नहीं किया, जो उसके भट्टी के अंदर बैठे हुए लोहारों का अनुसरण नहीं किया, कि हु हैड हार्डली डिगेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कि जिन्होंने उस अजनबी व्यक्ति को देखने तक का तकलीफ नहीं उठाई थी, कि उस व्यक्ति को ध्यान से देख ले, इसकी भी तकलीफ नहीं उठाई थी, उन लोहारों का अनुसरण नहीं किया। उसने क्या किया? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लॉज हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, मतलब ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास चलकर गया, मतलब उसने उसकी जो फैक्ट्री के ब्लैक स्मिथ थे उनका अनुसरण नहीं किया, कि उन्होंने उसको देखने तक का टाइम नहीं निकला था कि कैसा व्यक्ति है, कौन अंदर इस फैक्ट्री के आया है। वो जो आयरन मास्टर था वो उसके पास चलकर गया और उसे बहुत ध्यान से देखा, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लॉज हेड, और तब उसके टोप को हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को ठीक से देखने के लिए उसने टोप को हटाया, मतलब उसने टोप से अपने चेहरे को ढक कर सोया हुआ था तो उसने उसके टोप को हटाकर उसका चेहरा ठीक से देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, मतलब उसने कहा नील्स ओल्फ, ये तुम ही हो, या वास्तव में तुम ही हो, हाउ यू डू लुक, तुम अब कैसे दिख रहे हो, मतलब उसने इस चीज को आश्चर्य करते हुए कहा, उसने अपने एक परिचित का नाम लेते हुए कहा नील्स ओल्फ का, कि क्या ये तुम ही हो और इस समय तुम कैसे दिख रहे हो, मतलब उसने उसकी दशा को देखकर बहुत ही खेद प्रकट किया कि तुम कैसे दिख रहे हो और क्या ये वास्तव में तुम ही हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramses and did not even know what his name was, और जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था जिसने गले में चूहेदारियां टांग रखी थी, उसने कभी इस आयरन मास्टर ने लोहार जो था, उसका जो लौह व्यापारी था, उसको पहले कभी देखा ही नहीं था। हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी को उसने पहले कभी नहीं देखा था, मतलब वो रेड ट्रैप व्यक्ति के, जो रेड ट्रैप सेलर था, उस व्यक्ति के लिए वो लौह व्यापारी एकदम नितांत अपरिचित था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहां तक कि उसका नाम भी नहीं जानता था, मतलब जिसकी फैक्ट्री में वो सोया हुआ था उस फैक्ट्री के मालिक ने आया और उसने उसे देखकर अपने एक परिचित का नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं जानता था जो उसे बुलाने आया था, वो व्यक्ति उसके लिए एकदम नितांत अपरिचित था। बट लेकिन इट ऑक्यूर्ड टू हिम, कि उसके दिमाग में ये बात कौन थी, उसके दिमाग में एक बात आई कि इफ द फाइनल जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसने सोचा कि क्या ये भद्र व्यक्ति, जो ये सज्जन व्यक्ति है, ये सोच रहा है ये उसका कोई पुराना परिचित है, मतलब ये व्यक्ति सोच रहा है कि क्या ये उसका ये कोई पुराना परिचित है। अगर ऐसा है तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, कि वो शायद उसको 1 या 2 क्रॉनर दान के रूप में दे दे। उस व्यक्ति ने, मतलब रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि शायद ये आयरन मास्टर का कोई पुराना परिचित है, वही वो मुझे समझ रहा है, और कहीं अगर ये ऐसा है तो मेरी हालत पे तरस खा के 1-2 क्रॉनर मुझे वो दान के रूप में दे दे। इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, कि उसने उसके भ्रम को तुरंत नहीं हटाया, मतलब उसको एक भ्रम हुआ था कि उसका कोई पुराना परिचित है, तो उस रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि शायद उसको कुछ दान मिल जाए, इसीलिए उसने उसके भ्रम को खत्म नहीं किया। उसने ये बताया नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें परिचित नहीं हूं तुमसे। उसने कुछ कहा, ही सेड, उसने कहा, यस, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ईश्वर ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कितना बुरा मेरे साथ हुआ, इस बात को केवल ईश्वर ही जानता है। उसने उसके भ्रम को बनाए रखने के लिए ऐसे शब्द कहे कि उसे लगे कि हाँ ये उसका पुराना परिचित है। तो उसने कहा कि ईश्वर ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ था। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम रेजिमेंट,
सेट द आयरन मास्टर। सुलभ व्यापारी ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अर्थात वो जो आयरन मास्टर और वो जो व्यक्ति था जिसको वो बुला रहा था, वो दोनों एक ही रेजिमेंट में, मतलब एक ही सेना की टुकड़ी में काम करते थे। तो उसने, आयरन मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से अपने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी तुम्हारी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय सर्विस में होता, उस समय मैं जॉब में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी ना होने देता। मतलब उसने कहा कि यदि मैं उस समय जॉब कर रहा होता, उस समय तुम्हारे साथ होता, तो मैं ऐसी चीज को कभी नहीं होने देता, मैं तुम्हें सर्विस से जो रिजाइन कभी ना करने देता। वेल खैर, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब खैर जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जो कुछ हुआ उसे छोड़ दो, अब तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर कुछ कहने से फायदा नहीं, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अब कुछ सब ठीक ठाक रखूंगा। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उस व्यक्ति के साथ उसके घर जाना, उसके एक मतलब कॉमरेड, उसके एक सिपाही की तरह, सहयोगी सिपाही की तरह उससे आदर सत्कार प्राप्त करना, ये चीज डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ को, उस वेगाबाउंड को पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, उसने कुछ सचेत होते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, कि मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। He thought of the 30 kroner, वो 30 क्रोनर के बारे में सोचा था। कौन से 30 क्रोनर? जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, वो अभी भी उसकी जेब में थे। तो 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरी इनटू द लायंस डेन, मतलब उसने सोचा कि इसके साथ इसके घर पे जाना, मतलब इस आयरन मास्टर के साथ इसके घर पे जाना, थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, इनटू द लायंस डेन मतलब शेर की मांग में फेंकने जैसा है। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की थी, उसने उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए थे और ये जान भी चुका था कि अब इस व्यक्ति का संबंध सेना से है, तो सेना अपने रूल और अपने नियम की कितनी पक्की होती है। तो ये सोचकर वो डर गया और उसने सोचा कि यदि मैं इस व्यक्ति के साथ इसी घर पे गया तो निश्चित ही ये व्यक्ति मुझे फंसा देगा, और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अपने आप को अपनी इच्छा से किसी शेर की मांद में फेंक देना। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल। वो चाहता था केवल यहाँ पे वो चुपके से सो जाए, थोड़ी देर वो चुपके से सो जाए, एंड स्नीक अवे, और वहां से खिसक जाए। स्नीक अवे मतलब वहां से खिसक जाए। इनकॉन्सिक्वेंसली का मतलब एज पॉसिबल, बिना किसी की जानकारी में है, बिना किसी की जानकारी में है वो वहां से चुपचाप खिसक ले। वो केवल इतना ही चाहता था कि वो वहां आराम से सो ले और बिना किसी की जानकारी में आए चुपचाप वहां से खिसक ले। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, और आयरन मास्टर ने इस बात को सोचा कि शायद ये व्यक्ति अपने जो मिजरेबल क्लॉथिंग मतलब फटे पुराने चीथड़े कपड़ों के कारण थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, थोड़ा सा शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहा है। कहाँ मैं और कहाँ ये, और ये इतने अच्छे कपड़े में, इतने धनी आदमी, और मैं अपने चीथड़े कपड़े में इनके घर जाऊं, तो ये सोचकर वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट, कि ऐसा मत सोचो। उसने, आयरन मास्टर ने कहा ऐसा मत सोचो कि जो तुम सोच रहे हो कि अपने आप पे शर्मिंदा महसूस करो, तो उसने कहा ऐसा मत सोचो। आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम वहां अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। मतलब मैं तुम्हें वहां ले जाके पूरी तरह से बदल दूंगा, तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा, तुम्हारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से बदल दूंगा, तुम वहां जाके अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे, अपने आप को भी नहीं देख पाओगे। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा तुमने पहला सुन रखा होगा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। एलिजाबेथ उसकी पत्नी का नाम था। उसने बताया कि जैसा तुमने पहले ही सुन रखा होगा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे जो है विदेश में हैं, अर्थात विदेश में रहकर पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसके बच्चे विदेश में। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सपेक्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी और मेरी बड़ी बेटी के अतिरिक्त मेरे घर पे और कोई नहीं है। मतलब उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जैसा उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी और उसके बच्चे विदेश में थे और उसके घर पे वो और उसकी बड़ी बेटी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो
इसीलिए उसने कहा कि ये सारी चीजें स्पष्ट की वो निसंकोच होकर अपनी शर्मिंदगी को हटाकर उसके साथ चल सके। वी वर जस्ट सेइंग, हम लोग अभी अभी कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हम लोग अभी अभी ये बातें कर रहे थे। हम लोग कौन? वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी, वो दोनों उसने कहा कि हम दोनों अभी अभी ये बातें कर रहे थे कि हम लोगों के साथ इस क्रिसमस पे कोई साथी नहीं, कोई मतलब दोस्त हमारा नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, और अब मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस टू मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और जो क्रिसमस का खाना है उसे खत्म करने में थोड़ी हम लोगों की मदद करो। अर्थात उसने कहा कि आओ क्रिसमस पे हमारा साथ दो, और जो क्रिसमस का भोज है, फीस्ट है, उसमें तुम भी सम्मिलित हो जाओ और उसका आनंद लो। क्लियर? बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो अजनबी व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो बार बार मना करता रहा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो बार बार इस बात को मना करता रहा। वो केवल डर रहा था कि कहीं उसके 30 करोड़ के कारण उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो बार बार मना करता जा रहा है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और जो लोहार ने, मतलब जो लौह व्यापारी ने, ऐसा प्रतीत कराया कि वो उसके सामने हार मान चुका है। अर्थात उसने उससे बार बार आग्रह करना छोड़ दिया। उसने दिखाया, ऐसा प्रदर्शित किया कि वो उसके सामने हार मान चुका है। It looks as though Captain Von Seeley preferred to stay with you tonight. Stains room, he said to the master blacksmith. उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ जो मुख्य लोहार था उससे स्टेन्स रोम करके एक नाम करके उसे बुलाया। उसने कहा ऐसा लगता है कैप्टन वॉन शीले आपके साथ ही आज रात ठहरना चाहते हैं। मतलब उस व्यक्ति को कैप्टन वॉन शीले का नाम उसने दिया कि वो आज रात आपके साथ ठहरना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों पर घूम गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे वो जाने लगा वो अपने आप में मुस्कुराया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वो जो लोहार था जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, इस बात को समझ गया, वेरी वेल, बहुत ठीक से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अभी अंतिम शब्द नहीं कहते। अर्थात उसने वो समझ गया था कि उसने अभी हार बिल्कुल भी नहीं मानी है, और वो फिर से अभी उसे घर ले जाने का प्रयास करेगा। क्लियर? इट वॉज नॉट more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. मतलब उसको गए हुए आयरन मास्टर को आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि they heard, उन्होंने सुना था, मतलब आधे घंटे के पहले ही उन्होंने सुन लिया, the sound of carriage wheels outside the forge, कि उस फोर्ज के बाहर किसी गाड़ी के पहियों के रुकने की आवाज आई। एंड द न्यू गेस्ट कम इन, और जो नया मेहमान था वो अंदर आया। मतलब अब कौन था? वो आयरन मास्टर चला गया था, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर ही एक गाड़ी आई और उस फोर्ज के गेट पर आके रुकी, और उसके पहियों की आवाज अंदर तक सुनी जा सकती थी। तो अब उस गाड़ी से उतर के एक नया मेहमान अंदर आया। इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर नहीं था, मतलब जो लौह व्यापारी वो नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपार्टिंगली होप, इस उम्मीद में, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशंस देन ही हिमसेल्फ, कि उसके अंदर जो है उसे मनाने की क्षमता, मनाने की शक्ति और अधिक होगी। मतलब वो तो हार मान के उसके सामने चला गया था, उस रेड ट्रैप सेलर के सामने, कि वो उसके बुलाने पर घर नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसने अपनी बेटी को भेजा और ये सोच के भेजा था कि शायद जो काम मैं ना कर पाया, जो काम मुझसे ना हो पाया, उस रेड ट्रैप सेलर को, मतलब उस अपने दोस्त को मना के घर लाने का, तो शायद वो मेरी बेटी करके दिखा दे। इसीलिए वो जो है उसने अपनी बेटी को अपने भेजा वहां पर। क्लियर? सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और फॉलोड बाई वॉलेट, वॉलेट का मतलब है एक नौकर, जो एक वो अंदर आई, उसके साथ साथ एक नौकर भी अंदर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जिसने अपने हाथों में एक बड़ा सा फर का कोट ले रखा था। फर का, जो फर का होती है लंबे लंबे रोए वाला जैकेट टाइप का कोट उसने अपने हाथ में ले रखा था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो आकर्षक या सुंदर तो नहीं थी, बट सी सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट सेड, लेकिन वो बहुत ही शालीन, मॉडेस्ट का मतलब वो शालीन, वो बहुत ही शालीन लग रही थी। एंड क्वाइट साई, और कुछ संकोची भी लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और जो फोर्ज में, उस भट्टी में
जो कुछ भी था वो पूर्व शाम की भांति था, जो शाम को जो बीत चुकी थी उसी की भांति फौज में सब कुछ पहले से था। द मास्टर्स ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस सेट ऑन देयर बेंच, जो मुख्य लोहार था और उसका सहयोगी था वो अपनी बेंच पर, अपनी तिपाई पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेसेस, और लोहा और चारकोल अभी भी फर्नेस मतलब उस भट्टी में जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो अजनबी व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप सेलर था, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ अपने आप को फैला लिया, आउट ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड ले और लेट गया विद पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक लोहे का टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे लगाया और वहां पे वो लेट गया। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपनी आंख के ऊपर अपना टोप डाल लिया, मतलब जिस टोप को ढक के वो सोए रहा था उसी टोप को फिर से उसने अपने चेहरे पर डाल दिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही मतलब उसने ऐसा कब किया, जैसे उसने उस लड़की को देखा, जैसे उसने उस लड़की को देखा तुरंत ही अपने चेहरे पर उसने अपना टोप डाल दिया। ही वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वो लड़की उसके पास गई और उसने उसके टोप को हटाया, उसके चेहरे से उसकी टोपी को हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड स्लीपिंग विद वन ओपन आई, और जो व्यक्ति था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, वो अपनी एक आंख खुली रख के एक आंख बंद रख के सोने का प्रयास कर रहा था। He jumped up abruptly and seemed to be quite fragmented. वो अचानक से उछल पड़ा और बहुत डरा हुआ सा दिखने लगा, मतलब बहुत फ्रैगनेटेड दिखने लगा, क्योंकि उसने अचानक अपने सामने उस लड़की को देख लिया था। तो उस लड़की को देखते ही वो एकदम से उछल पड़ा, वो चौंक गया कि ये लड़की उसी के लिए आई है। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंगर, उस लड़की ने, उस युवती ने उससे कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रात में फोर्ज में, मतलब इस भट्टी में के पास सोना चाहते, ढलाई घर के पास सोना चाहते। एंड देन, और तब आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने उनसे अनुमति मांगी कि मैं यहाँ पे आऊं, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ आपको घर लेके जाऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन कप्तान, मुझे बहुत खेद है, दैट यू हैव हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतनी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, मुझे इस बात का बहुत खेद है। इस बात को किसने कहा था? उस लड़की ने कहा था जिसका नाम था एडला विल्मेंसन। उसने इस बात को कहा कि उसके पिता जब घर गए और उसे बताया कि उसके कैप्टन जो है बहुत ही परेशानी स्थिति में है और अपनी स्थिति पर वो शर्मिंदा होकर हमारे घर नहीं आना चाहते, वो उसी फौज में सोना चाहते हैं। तो वो लड़की ये सोचकर उसके पास आई कि अब उसे घर लेके जाए और ऐसी परेशानी पड़ी स्थिति से निकाल कर उसे अपने घर पे आराम से सुलाए। ये चीज सोचकर वो उसके पास आई, तो यही चीज उसने बताई। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वो उसे बहुत गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण, कंपैशनेटली का मतलब वो सहानुभूतिपूर्ण निगाहों से, और हैवी आइज मतलब गंभीर निगाहों से देख रही थी। Then she noticed that the man was afraid, कि वो आदमी डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी, तो वो ये सोचकर डर रहा था बार बार कि कहीं मैं इसके घर जाऊं और पकड़ा ना जाऊं, और पकड़ा गया तो फिर मुझे बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी, ये सोचकर डरा हुआ था। और ये चीज उस आयरन मास्टर की लड़की ने नोटिस कर लिया था कि ये आदमी डरा हुआ है। अब उसने नोटिस किया तो उसने गेस क्या लगाया, आइदर ही वॉज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज चुराई हुई है, और इल्स ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से बचकर भागा हुआ है। मतलब उसने जो गेस किया, उसका गेसिंग जो था बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि उसने तुरंत ही गेस कर लिया कि या तो इस व्यक्ति ने कोई चीज चुरा रखी है या तो फिर जेल से भागा हुआ है। तो उसका गेस एक सही था, क्योंकि उसने पैसे चोरी किए थे, इसीलिए वो डरा हुआ था। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने ये चीज सोची और तुरंत ही कहा, एडेड क्विकली, तुरंत ही कहा, यू मे बी श्योर, आपको सुनिश्चित होना चाहिए, कैप्टन मतलब कप्तान, आपको सुनिश्चित होना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, कि आप हम लोगों को छोड़कर जब चाहे तब जा सकते हैं। मतलब हम लोगों घर से आप जब चाहे तब जा सकते हैं, जैसे आप फ्री हैं आने के लिए, उसी तरह आप एकदम से फ्री हैं जाने के लिए। मतलब उसने सोचा कि ये अगर डरा हुआ है, हो सकता है ये जाए ना, तो उसके पापा का जो डिसीजन था कि उसे घर लेके आया जाए, तो उसे घर ले जाने के लिए उसने, लड़की ने जो क्या थी, एडला थी, एडला ने ये कहा कि आप जैसे घर आने के लिए स्वतंत्र हैं, कि आए या ना आए
उसी तरह से आप जब घर आ जाएंगे तो आप घर से बाहर जाने के लिए भी स्वतंत्र रहेंगे। आपको रोकने वाला नहीं है कि आप उस घर पे रुक जाए। आप घर कभी भी घर से बाहर जा सकते, कभी भी आप हमारे घर से निकल सकते हैं, लेकिन ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। लेकिन केवल क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए। उसने ये रिक्वेस्ट की, क्रिसमस की शाम तक केवल हमारे साथ रुक जाइए, उसके बाद आप जब मन कहे तब आप हमारे घर से जा सकते हैं। She said in a such friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her, कि उसने इतने दोस्ताना तरीके से इस बात को कहा, उस जो लड़की ने, एडला ने इतने दोस्ताना तरीके से ये बात को कहा कि जो रेड टैप पेडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको पूरी तरह से उस पर विश्वास हो गया, उसने कॉन्फिडेंस में उसे ले लिया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने कहा कि मैं कभी नहीं सोच सकता जो मैं हूं वो आपके ऊपर बोझ बन के रहूंगा, भार बन के रहूंगा, और मैं निश्चित ही आऊंगा। मतलब उसने कहा कि मैं पहले सोच रहा था कि शायद मैं आपके ऊपर भार बन जाऊं। उसने अपने कहने के अंदाज में यही चीज दर्शाई कि वो सोच रहा था, इसीलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद मैं आप सबके ऊपर भार बन जाऊं, लेकिन अब आप सबकी मतलब बातें सुनकर मुझे ये नहीं लगता कि मैं आपके ऊपर भार बनूंगा, और निश्चित ही मैं आपके साथ आऊंगा। ही एक्सेप्ट द फर कोट। अब वो जो नौकर था जो उस लड़की के साथ आया था, जो फर कोट लिए हुए था, जो बड़े बड़े रोए वाला कोट लिए हुआ था, वो उसी के लिए लेकर आया था, उस लड़की के लिए नहीं लिए था वो नौकर, वो उस रेड टैप सेलर के लिए उसने उस कोट को ले रखा था कि जब ये तैयार हो जाए घर जाने के लिए तो इसे कोट पहना दीजिए, क्योंकि गाड़ी में जाना था तो बाहर ठंड थी, इसीलिए उसने कोट वो साथ में लाया था। तो उसने जब नौकर ने उसको कोट दिया तो उसने कोट को स्वीकार कर लिया। कैसे कोट दिया था? विच द वॉलेट हैंडेड विद हिम ए डीप बो, मतलब जिसे उस नौकर ने उसे झुककर आगे दिया था, जैसे कोई राजा के सामने कोई चीज झुककर पेश की जाती है, पेश करता है कोई, उसी प्रकार से उस नौकर ने उस रेड फर के कोट को उस रेड टैप सेलर को झुककर दिया था। थ्रो इट ओवर हिज रैक्स, जिसे उसने अपने चीथड़े हो चुके कपड़ों के ऊपर डाल लिया, मतलब उसे उसने पहन लिया, ठंड थी इसीलिए पहन लिया। फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरिज, मतलब उस लड़की को कैरिज तक, उसकी गाड़ी तक पीछे पीछे उसके गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, मतलब बिना उन चकित हुए लोहारों पर एक निगाह डाले उस लड़की के पीछे पीछे वो कैरिज यानी गाड़ी तक चला गया। वो लोहार चकित क्यों थे? क्योंकि चकित इसलिए थे क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने कोई भाव नहीं दिया था, कोई ढंग से बातें जिसने नहीं की थी, उसको उस व्यक्ति को इस फैक्ट्री के मालिक, जिस फैक्ट्री में वो काम करते उस फैक्ट्री के मालिक घर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पहले खुद आए, फिर अपनी बेटी को भेजा, अंततः उसे घर ले जाने के लिए कामयाब हो गए और उसे अपना वो दोस्त बता रहे थे। तो ये चीज सोचकर वो चकित थे कि एक आवारा सा घूमने वाला व्यक्ति अचानक ही मिल के मालिक का दोस्त निकल आया, तो ये सोचकर वो चकित थे। लेकिन उन चकित चेहरों पर उस व्यक्ति ने, रेड ट्रैप सेलर ने, कोई निगाह नहीं डाली और उस लड़की के पीछे पीछे कैरिज तक चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग, लेकिन जब वो जमींदार के घर जाने के लिए घर उस गाड़ी पे बैठ रहा था तो उसके मन में बहुत बुरे बुरे ऐसे ख्याल आ रहे थे, बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उसने एक चोरी की थी, और चोरी भी किसके यहाँ की थी? उसी जमींदार ने, उसी जो मिल मालिक था उसी के कर्मचारी के घर पे चोरी की थी। तो वो डर रहा था कहीं उसका हुलिया उसने अपने मालिक को ना बता दिया हो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मेरे पैसे चुराए हैं और 30 करोड़ चुराए। 30 करोड़ उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी, तो वो इसी बात को लेकर डर रहा था। और जब वो गाड़ी में बैठ रहा था तो उसके मन में यही सब उल्टे सीधे ख्याल, बुरे बुरे विचार आ रहे थे। क्या विचार थे? व्हाई द डेविल डिड आई टेक द फॉलोज मनी, मैंने उसके पैसे क्यों चुराए? ही थॉट, उसने सोचा मैंने उसके पैसे क्यों चुरा लिए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं ऐसे जाल में, ऐसे पिंजरे में फंसने जा रहा हूं, कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। मतलब उसके मन में ये चल रहा था कि अब वो एकदम से फंसने जा रहा है, और जब जो मिल मालिक है उसके घर पे जाएगा तो वहां पे निश्चित रूप से फंस जाएगा, और वो मिल मालिक जो है उसे उठा के निश्चित ही पुलिस के हवाले कर देगा, वो उसे पहचान जाएगा कि अब वो कोई बचने वाला नहीं। तो ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो निश्चित था कि अब वो पक्का है कि फंस चुका है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन जो क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट
मतलब और जब क्या कहते हैं आयरन मास्टर है डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया, ब्रेकफास्ट के लिए आया, ही प्रोबेबली थॉट मतलब दूसरे दिन सुबह मतलब रात बीत गई, सुबह हो गई थी, और सुबह के समय जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आया, मतलब जहाँ पे खाना सब खाते हैं उसको डाइनिंग हॉल कहते हैं, तो डाइनिंग हॉल में जब वो सुबह नाश्ता करने के लिए आया, he probably thought with satisfaction that his old regimental comrade whom he had run across and so unexpectedly, वो सोच रहा था कि वो उसके जो रेजिमेंट का जो मित्र था, मतलब उसकी सेना का जो मित्र था, तो वो उसके साथी के बारे में, उसने अपने साथी के बारे में बहुत ही सेटिस्फाई होकर सोचा, बहुत संतुष्टि होकर सोचा कि अंततः वो उसे अपने घर लाने में कामयाब हो गया, चाहे वो खुद लेके आया हो, चाहे उसकी बेटी लेके आए हो, लेकिन अब वो अपने दोस्त को उस परेशानी में नहीं छोड़ सकता था, वो वहां पे छोड़ा भी नहीं, वो उसे अपने घर लेकर आ गया। ये सोचकर उसने संतुष्टि ली, और वो अपने आप को, अपने भाग्य को मतलब धन्यवाद भी दे रहा था कि अचानक से उसकी अपने मित्र से उसने मुलाकात करवा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए। मतलब वो जो व्यक्ति था वो बहुत दुबला पतला था, रेड ट्रैप सेलर, जैसा कि शुरू में आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि उसे प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, और मतलब कभी भी उसे भरपेट खाना नहीं मिला, तो उसके कारण से बहुत दुबला पतला सा हो गया था। तो उसके जो आयरन मास्टर था उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें इतना भरपूर भोजन करना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला, कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उसके शरीर में केवल हड्डियां दिख रही थी, बहुत दुबला पतला सा था। तो उसने कहा कि पहले उसके मांस, जो हड्डी पर कुछ मांस चढ़ जाए, पहले हमें ये देखना चाहिए। हु वॉज बिजी एट टेबल, और वो लड़की क्या कर रही थी, जो टेबल को सजाने में, मतलब टेबल पे नाश्ता लगाने में व्यस्त थी। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू एंड टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए, उसके बाद हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि उसे कुछ ऐसा काम दिया जाए जो उसे जो देश भर में घूम घूम कर रेड ट्रैप यानी चूहेदानी बेचने का काम छुड़ा दे। अर्थात वो जो चूहेदानी बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम वो कर सके, हम लोगों को कुछ उसके लिए नया काम तलाश करना चाहिए। ये चीज आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कही, और बेटी क्या कर रही थी, उस समय जो थी नाश्ते की टेबल वो सजा रही थी। इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम सो बैडली एज दैट, और ये बहुत विचित्र बात है कि उसके साथ जो उसकी सब स्थिति हुई, इतनी बहुत ज्यादा बुरी हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। सेड द डॉटर, उस लड़की ने कहा कि ये बहुत विचित्र हुआ है, मतलब उसके साथ जो हुआ उसे कुछ शंका हो रही थी। क्यों शंका हो रही थी? क्योंकि उसे रात में ही उसने पहचान लिया था कि ये डरा इसलिए है कि शायद कोई चीज इसने चुरा रखी है, या फिर कहीं जेल से भागा हुआ अपराधी है। इस चीज को लेकर उसके मन में शंका चल रही थी, तो इसी बात को लेकर उसने कहा कि ये बहुत विचित्र बात है कि उसके साथ इतनी बुरी चीजें हुई। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि पिछली रात मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दी उसके बारे में कि जो ये बताए कि वो एजुकेटेड है, मतलब पढ़ा लिखा है, मतलब उसके हाव भाव, उसके व्यवहार, उसके उठने बैठने का तरीका, जो कुछ भी उस एडला ने नोटिस किया था, उसके अनुसार वो कह रही थी कि वो उसके बारे में अनुमान लगा रही थी कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। और ये बात एकदम सत्य भी थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एजुकेटेड नहीं था। इस बात को एडला ने एकदम सही अनुमान लगाया था, उसका अनुमान एकदम सही था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, तुमको धैर्य रखना चाहिए। सेड द फादर, पिता ने ये बात कही कि मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा होगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, वो तुमसे कुछ अलग दिखाई देगा। मतलब उसके पिता ने कहा, एडला के पिता ने कहा, जो आयरन मास्टर था, उसने कहा कि जैसे ही वो साफ सुथरे कपड़े पहन लेगा और ठीक से हो जाएगा, तो वो तुम्हें कुछ अलग प्रतीत होने लगेगा, अलग कुछ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जब वो कपड़े उपड़े पहन लेगा तो वो ठीक ठाक व्यक्ति लगेगा, और उसके अनुसार वो उसका फ्रेंड था जो कि पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी दयनीय स्थिति के कारण और सही खान पान ना मिलने के कारण वो थोड़ा सा भद्दा दिख रहा था, थोड़ा सा अजीब दिख रहा था। तो उसने कहा कि जब वो साफ सुथरा हो जाएगा तो वो तुम्हें कुछ बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा।
लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्ब्रेस्ड, मतलब पिछली रात वो वास्तव में जो था बहुत ही शर्मिंदा था, अपनी स्थिति पे शर्मिंदा था, क्योंकि वो जो था कभी एक सार्जेंट था, एक सेना में सिपाही था, और अब उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो मांग कर खाने के लिए मजबूर था। तो जो उसके पिता बता रहे हैं कि वो अपनी इस स्थिति पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, और उसका जो घुमक्कड़ वाली आदतें हैं, घुमक्कड़ वाली जो हाव भाव है, विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, उसके जो घुमक्कड़ वाले कपड़ों के साथ ही चली जाएंगी। मतलब उसके पिता ने कहा कि जो उसकी जो ऐसी आदत जिसको देखकर तुम कह रही हो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसकी वो आदतें उसी के घुमक्कड़ वाले कपड़ों के साथ ही, जैसे घुमक्कड़ वाले कपड़े यानी जो आवारा घूमने वाले कपड़े उसने बदले, चीथड़े कपड़े हो चुके जो थे वो जैसे वो बदलेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ढंग के कपड़े पहनेगा, तुरंत ही तुम उसे जान जाओगी कि हाँ ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि वो एक सिपाही था। क्लियर? जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही उसने ऐसा कहा दरवाजा खुला और वो अजनबी व्यक्ति अंदर आया। मतलब ये चीज वो अपनी बेटी से बातें ही कर रहा था कि वो व्यक्ति जो था बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आया उसका डाइनिंग हॉल में, क्योंकि वो बाथरूम में था और वहां पे उस व्यक्ति को नहाने के लिए भेजा गया था, सेव ऑफ करने के लिए भेजा गया था कि जाइए अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ कर लीजिए, ठीक ठाक कपड़े पहन के आ जाइए। तो ये चीज करके वो उस समय डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ जब पिता अपनी बेटी से बातें कह रहा था। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो वास्तव में साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। अब वो क्योंकि बाथरूम से निकल के आया था और सब कुछ उसे जब पहले से प्रोवाइड करा दिया गया तो ठीक ठाक कपड़े पहन के आया था। द वॉलेट हैड बाथ हिम, और जो नौकर था उसने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मतलब नौकर ने उसे अच्छे से नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी दाढ़ी बनाई, और एकदम वो साफ सुथरा लग रहा था। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट, और इस पर भी उसने बहुत अच्छे से दिखने वाले सूट को पहन रखा था, कोट पैंट को पहन रखा था। ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़ों के सूट को पहन रखा था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जिसे आयरन मास्टर ने ही उसे दिया था। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड स्ट्रेच्ड कॉलर विद होल शूज, और उसने पहन रखा था ए व्हाइट शर्ट, एक सफेद शर्ट, एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर, और एक कलफ लगी कड़क कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी। एंड होल शूज, और साबुत मतलब पूरे जूते पहन रखे थे, फटे पुराने जूते नहीं, नए जूते एकदम चमचमाते हुए नए जूते पहन रखे थे। मतलब उसका ड्रेसअप क्या था कि उसने अच्छे से सूट पहन रखा था, उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, उस शर्ट के कॉलर पे कलफ लगा था, उस शर्ट की कॉलर एकदम कड़क थी, और उसने पूरे जूते पहन रखे थे। पूरे जूते का मतलब उसने फटे पुराने जूते नहीं, पूरे साबुत जूते पहन रखे थे। क्लियर? बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन यद्यपि उसका जो मेहमान था वो ठीक ठाक कपड़े पहन के आया था, मतलब ठीक ठाक उसकी जो दशा थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, शेविंग कर ली थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, तो इस कारण से उसकी पूरी दशा बदल चुकी थी। लेकिन द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो था, जो लौह व्यापारी था, वो उसको देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उसने अपनी भौहें सिकोड़कर, पकड़ का मतलब भौहें सिकोड़कर उसको देखा, अर्थात वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। नहीं, जिसका उस रेड ट्रैप सेलर को डर था वही हुआ कि वो सोच रहा था कि रात में तो भले मुझे नहीं पहचान रहा है, लेकिन दिन में जरूर मुझे पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तो अब उस जो आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने, उसे अपनी भौहें सिकोड़कर, से कोई व्यक्ति किसी को पहचानने की कोशिश करता है तो भौहें नहीं सिकोड़ लेता, उसी प्रकार से आयरन मास्टर ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसे पहचानने की कोशिश की। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन, ये अब बहुत आसान हो गया था समझना, ये समझने की जो थी अब बहुत ही आसान हो गई थी, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता था कि स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव बीन मेड अ मिस्टेक, कि ये चीज बहुत समझनी आसान हो गई थी कि जो फर्नेस मतलब जो भट्टी की जो लौ थी उसमें अस्पष्ट जो छाया देखने के बाद उसकी जो अस्पष्ट पहचान के कारण उससे गलती हो गई थी। किससे गलती हो गई थी? आयरन मास्टर से, क्योंकि वो बार बार जो है वो कह रहा था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र, यही चीज अपनी जो है अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, और बेटी उसकी कह रही थी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो पढ़ा लिखा है,
बेटी ने उसके पहले ही गेस कर लिया था कि शायद ये कोई चोर है या फिर कोई अपराधी है। तो उसने सोचा कि अब मुझे भट्टी का जो धुंधला प्रकाश था, अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेसेस, भट्टी के धुंधले प्रकाश में उसने उस व्यक्ति को देखा और एक गलती कर दी। बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there broad daylight, अब उसके जब सामने जब बहुत बृहद से प्रकाश, दिन के प्रकाश में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब अब उसके लिए ये पहचानना गलती नहीं है कि मतलब अब पहचानने में से दिक्कत नहीं होगी कि उसका वो कोई पुराना परिचित नहीं, अर्थात जिस बात का वो डर रहा था जो रेड ट्रैप सेलर की, वो जैसे ही उसके घर जाएगा वो पहचान लिया जाएगा, वही हुआ। ये रात बीती, रात में वो लाया गया, रात बीती, लेकिन दिन में जिसे उसकी शेविंग की गई, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसका चेहरा एकदम स्पष्ट निकल के जैसे सामने आया, तुरंत आयरन मास्टर ने पहचान लिया कि ये उसका मित्र नहीं है, ये उसका दोस्त नहीं है, और ये जरूर कोई बहरूपिया है, इसने जरूर मेरे साथ कोई छल किया है। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर था इसी बात को लेकर बहुत पहले से डरा हुआ था, वो इसीलिए उसके घर आना नहीं चाहता था, बार बार उसे मना कर रहा था कि कहीं उसे वो पहचान न ले और पुलिस के हवाले न कर दे। तो लेकिन जैसे ही दिन हुआ, उस आयरन मास्टर ने उसे पहचान लिया। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो एकदम से दहाड़ा, थंडर्ड का मतलब किसी को एकाएक पहचानो, और अचानक से गरज भरी आवाज में, थंडर मतलब गरज भरी आवाज में कहा, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, मतलब उस अजनबी व्यक्ति ने उसे धोखा देने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे स्पष्ट पता था कि अब वो पहचाना जा चुका है, इसीलिए उसने उस आयरन मास्टर को धोखा देने का कतई प्रयास नहीं किया। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने तुरंत ही इस बात का एहसास कर लिया कि उसकी जो शानो शौकत थी अब वो खत्म हो चुकी थी। मतलब शानो शौकत, एक रात की शानो शौकत थी, अच्छे अच्छे बिस्तर पे सोना, अच्छा खाना खाना, क्लीन शेप और अच्छे कपड़े पहनना, ये सब उसकी शानो शौकत अब खत्म हो चुकी थी। अब वो आयरन मास्टर द्वारा पहचान लिया गया था, इसीलिए उसने वहां पे झूठ बोलने की कोशिश कतई नहीं की। इसने कहा, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब व्यापारी के अतिरिक्त और कुछ भी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं की। ये बात सही भी थी, उसने अपने आप को गरीब व्यापारी के अतिरिक्त कभी ये प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की थी कि वो उसका फ्रेंड है, वो उसका जो कैप्टन है वही है। तो उसने कभी इस बात को दिखाने की कोशिश नहीं, वो बार बार उस आयरन मास्टर को मना कर रहा था कि घर ना चाहिए, वो घर नहीं जाना चाहता है। लेकिन वो सोच रहा था शायद वो ऐसा अपने संकोच वश कह रहा है, लेकिन वो वही मतलब वो वहां पे समझ नहीं पा रहा था। और वही चीज यहाँ पे उस रेड ट्रैप सेलर ने कही कि मैंने कभी अपने आप को गरीब व्यापारी के अतिरिक्त और कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं जो याचना करता हूँ, टू बी अलाउड टू स्टे इन फोर्ज, मैंने आपसे प्रार्थना की, मैंने आपसे जो हर तरीके से कहा कि मुझे उस फोर्ज में, उस भट्टी में, उस फैक्ट्री में ही रहने दिया जाए। और लेकिन वो आप नहीं माने और आप मुझे यहाँ पर लेकर चले आए। मैंने हर तरीके से मना किया था, लेकिन आप नहीं माने, आप स्वयं गए, फिर आपने अपनी बेटी को भेजा, अंततः मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। ये चीज उसने उनसे कही। बट नो हार्म हैज डन, मतलब लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। उसने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि रात में मुझे लेके आए थे, किसी ने मुझे आपके घर देखा नहीं है, अभी सुबह हुई है, किसी ने देखा नहीं है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, किसी ने मुझे आपके घर देखा नहीं है। एट वर्स्ट, लेकिन इसे बिगड़ने से पहले आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि मैं अपने फिर से उस वही पुराने चीथड़े कपड़े पहन लूँ और चला जाऊँ। मतलब उसने कहा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और मैं अपने फिर से पुराने चीथड़े कपड़े पहन लूं और फिर वापस अपने उसी दुनिया में चला जाऊं जहां से मैं आया था। क्लियर? ये था रेड ट्रैप का पार्ट 2। इसके बाद अभी पार्ट 3 आना बाकी, और पार्ट 3 में आप ये जानेंगे क्या उस आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रैप सेलर को अपने घर से जाने दिया, या फिर उसे घर में ही पकड़ के बंद कर दिया, या फिर उसने जो चोरी किया था 30 करोड़ उसे प्राप्त किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, या फिर उसे घर में मेहमान बना के रोका और फिर बाद में रेड ट्रैप सेलर ने उसके साथ क्या किया। ये सारी चीजें हम लोग इसके अगले पार्ट में जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसीलिए मैंने सोचा एक पार्ट इसका और बनाया जाए। ये इस बुक में जो लेसन है बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको समझाने में वीडियो लंबा बन जाता है, तो आप परेशान मत होइए कीजिए, आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। और अगला पार्ट इसका जल्द ही आपके सामने मैं लेकर हाजिर होऊंगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे सीखा हो, समझा हो इसलिए वीडियो को, तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। के पास आपने मेरा पहला वीडियो पहुंचाया था उन्हें शेयर करके दूसरा वीडियो भी पहुंचा दीजिए और कह दीजिए कि देख लीजिए, अभी थर्ड पार्ट इसका आना बाकी है और सेकंड पार्ट में आपको समझना है, समझ लीजिए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको लेसन इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से समझाया जाए कि आपको कभी क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस लेसन को भी मैंने इसी तरह समझाने की कोशिश की है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह है रेड ट्रैप चैनल के अंतिम और तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।